स्टार्ट करें? चलिए बेटा, चैप्टर 11 है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी विदेशी विनिमय दर। ध्यान से समझेंगे बेटा इस चैप्टर को, बहुत छोटा सा है और बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। बबीता और ये वंशित के नाम से कौन है, प्लीज अपना कैमरा ऑन करेंगे। दिव्यांशी, ओके। जब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज, देखो उसके वर्ड में लिखा है, उसका मीनिंग छुपा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी एक ऐसा रेट जिससे हम अपने देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप सबको पता है, अगर हमें हम रुपीज हमारे पास है, इंडियन करेंसी क्या है बताइए? रुपीज। अगर मुझे रुपीज है, अगर मुझे डॉलर चाहिए, अगर मुझे $1 चाहिए, उसके लिए मुझे कितने रुपीज देने पड़ेंगे? 70-75 के आसपास का रेट चल रहा है आजकल मार्केट में, ओके। मान लीजिए मैंने 70 रुपीज लिख दिया, ओके, यानी 70 रुपीज में मुझे $1 मिलता है। यानी अगर मैं ₹1 की वैल्यू क्या हो गई, 1/70 $। ये बात समझ में आ गई? तो ये जो रेट है, दिस इज एक्सचेंज रेट, कि एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी कितनी एक्सचेंज होगी। समझ में आ गया? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हो गया? द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज फॉर अदर कंट्री। मतलब एक देश की मुद्रा, एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी से जिस रेट पर एक्सचेंज होती है, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। समझ में आ गया? द रेट ऑफ exchange of the rate of exchange of currency, one currency, the rate of exchange of one currency with other। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। हिंदी वालों को समझ में आ गया? काजल शर्मा, जब हमें एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा लेनी होती है, तो जिस रेट से हम अदला बदली करते हैं, लेन देन करते हैं, उस रेट को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं, ठीक है। या अब हमारा जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रही हूँ ना बेटा, प्लीज उसको ध्यान से समझना। लिख लिया इतना, इरेज कर दूं? अब मान लीजिए, ध्यान से समझेंगे बेटा प्लीज सभी बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट यही है इस चैप्टर में, और एग्जाम में भी सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आने वाला है, प्लीज बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी आप लोगों ने मुझे कहा कि अगर मैं 70 रुपीज देती हूँ तो मुझे $1 मिलेगा, यही बात बोली ना आपने? अब अगर मान लीजिए मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि अब मुझे 70 रुपीज की बजाय, रेट बदल गया, अब 70 रुपीज की बजाय अब मुझे 60 रुपीज देने पड़ते हैं $1 में, तो आप क्या कहोगे, डॉलर सस्ता हो गया कि डॉलर महंगा हो गया? सोच समझ के बोलो सब बच्चे।
यार ये खाना चल रहा है किसी का, खाना चल रहा है, स्मेल आ रही थी। हाँ जी, क्या होगा बताइए। हम जो डॉलर है वो सस्ता हो गया और जो हमारा रुपीज है उसकी वैल्यू बढ़ गई, है ना। तो जब हम यहाँ पे, अब मैं पहले अपनी भाषा में लिखती हूँ फिर बुक की भाषा में लिखूंगी। यहाँ पे आपने कहा कि जो रुपीज है उसकी वैल्यू, रुपीज की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, ये आपने कहा। और जो डॉलर है उसकी वैल्यू घट गई है, डिक्रीज हो गई है, यही बात कही है आप लोगों ने। अब इसे इकोनॉमिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसे इकोनॉमिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि इंडियन करेंसी गेट एप्रिशिएटेड। हम बोलेंगे इंडियन करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हो गई। हमारे यहाँ पे कीवर्ड है एप्रिसिएशन। जो इंडियन करेंसी है वो एप्रिशिएट हो गई है। एंड फॉरेन करेंसी इज डेप्रिशिएटेड। यहाँ पे कीवर्ड हो गया डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया? तो हम क्या कहेंगे कि जब 70 रुपीज से 60 रुपीज हो गया एक डॉलर, तो हम कहेंगे करेंसी क्या हो गई? करेंसी एप्रिशिएट हो गई। इसे हम बोलेंगे एप्रिसिएशन। इसे हम बोलेंगे एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन को हिंदी में अधिमूल्यन, इसको हम बोलेंगे अधिमूल्यन। मैं एक बार हिंदी की बुक में चेक करती हूँ, एक मिनट। मेरी होगी। अच्छा, मेरी भी कर दे बहन। हाँ, शाबाश। हाँ जी, इसको हम अधिमूल्यन भी बोल सकते हैं और वैसे इसमें लिखा हुआ है मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि, ठीक है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि हमारी रुपीज 70 रुपीज था और मैं ये कह दूं कि अब मुझे 80 रुपीज देना पड़ता है एक डॉलर के लिए, तो डॉलर महंगा हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या कहोगे कि इंडियन करेंसी क्या हो गई? इंडियन करेंसी इज depreciated and foreign currency is appreciated। लेकिन हम हमेशा डोमेस्टिक की बात करते हैं। मैं यहाँ इंडियन वर्ड लिख रही हूँ ना, इंडियन की जगह आप डोमेस्टिक भी लिखेंगे क्योंकि बुक में हर जगह डोमेस्टिक लिखा होगा। इंडियन मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझना आसान हो जाए। समझ में आया? तो आप जब ये बोला जाएगा कि 70 रुपीज के बदले अगर अब आपको 80 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डेप्रिसिएशन।
दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ये 100% है, इसमें आएगा ही आएगा एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी के नीचे और भी है, मैं हटा दूं, स्क्रीन चेंज कर दूं। इसके नीचे और भी है, इसका इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ, ये एप्रिसिएशन के नीचे लिखेंगे और यहाँ डेप्रिसिएशन के नीचे लिखेंगे इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी अधिक मूल्य वृद्धि के प्रभाव और मूल्यह्रास के प्रभाव। हेडिंग लिखूं, हिंदी में आप लिख लोगे? मूल्य वृद्धि के प्रभाव और मूल्यह्रास के प्रभाव। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ओके, मैं जिससे पूछूंगी वो मुझे आंसर करेगा, ठीक है? दिव्यांशी, माइक ऑन करो। दिव्यांशी, मुझे ये बताओ, आपको पहले 60 रुपए देने पड़ते थे किसी चीज के लिए, नहीं 70 रुपए देने पड़ते थे आपको किसी चीज के लिए, ठीक है? अब आपको उसी चीज के लिए 60 रुपए देने पड़ते हैं, तो आप उस चीज को पहले से ज्यादा लोगे या कम लोगे? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का? कोई बच्चा जिसकी बात नहीं समझ में आई? वेरी कॉमन। अगर कोई चीज 70 रुपीज की है थी पहले, अब वो चीज 60 रुपीज की हो गई है, तो इसका मतलब अब आप उसे पहले से ज्यादा लोगे। ये पॉइंट क्लियर है? ज्यादा लेना मतलब परचेज करना, और जब हम फॉरेन से परचेज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इंपोर्ट करना। वेरी गुड। यानी इंपोर्ट, यानी जब करेंसी एप्रिशिएट होती है, देखेंगे ध्यान से, जब करेंसी एप्रिशिएट होती है, चल क्यों नहीं रहा ये, जब करेंसी एप्रिशिएट होती है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप इंपोर्ट को ज्यादा करोगे, राइट? एम मतलब इंपोर्ट, ठीक है? एंड अब अगर आप कोई चीज मान लो बेचने वाले थे, नाउ यू आर अ सेलर, पहले आपकी चीज 70 में बिकती थी, अब आपकी चीज 60 में बिकती है, तो पहले से ज्यादा बेचोगे या पहले से कम बेचोगे? ध्यान से समझेंगे बच्चे। अगर आप कोई चीज बेचते हो, नाउ यू आर अ सेलर, ठीक है? आप एक सेलर हो और आप कोई चीज बेचते थे, आपकी चीज 70 रुपए की बिकती थी, पहले 70 रुपीज की बिकती थी, अब आपकी चीज 60 रुपीज की बिकती है, तो यू वांट टू सेल मोर और यू वांट टू सेल लेस? तनु बताएगी, तनु के नाम से जो है।
तनु के नाम से जो बच्चा है वो बोले ज्यादा बेचोगे। अगर आपके पास आपके हाथ में जो पेन है आपने वो से 10 रुपीज का खरीदा है, ठीक है, और वो पेन मुझे पसंद आ रहा है, आपको उसे सेल करना है। आप उसे न्यू का न्यू पेन है, आप चाहोगे कि वो पेन या तो 10 का ही बिक जाए या फिर 10 से आप कहोगे मैम 5 का खरीद लो मुझसे, 5 का बेच दोगे अपना पेन मुझे, आपने 10 का खरीदा था। तो फिर कोई चीज अगर पहले 70 रुपए की बिकती थी अब 60 रुपए की बिकती है, आप बेचने वाले हो, आप शॉपकीपर हो, आप सेलर हो। when you are selling when you are selling a product and its rate was 70, now its rate is 60, so you will sell more or less बच्चा, आप कम बेचोगे, आपको प्रॉफिट कम होगा ना उसमें। तो यानी जब हम किसी दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। तो जब करेंसी एप्रिशिएट होती है तो इम्पोर्ट ज्यादा हो जाते हैं और एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? 1 मिनट होल्ड करो। हाँ जी निर्मला मैम बोलो। नहीं चल अभी तो टाइम लगेगा। हाँ जी समझ में आ गई ये बात? हो तो रहा है करो। अच्छा चलो एक बात और कहनी थी कि जो ना मेरा वॉइस सर्च वाला नहीं है, अभी इसमें आया था कुछ, ये आप इसका सेटिंग पे जाना है, आप आके चेक करो। हाँ जी बेटा। हाँ कोई बच्चा कुछ कह रहा था, फिर से बता दूं। आप कोई प्रोडक्ट है 70 रुपीज का था, ठीक है, आपने 70 रुपीज का वो प्रोडक्ट खरीदना है, अभी फिलहाल खरीदने की बात करते हैं, लेकिन वो आपको अब 60 रुपीज का मिल रहा है, तो आप उसे पहले से ज्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे? अगर कोई चीज आपको पहले से सस्ती मिल जाए तो आप कम खरीदते हो ज्यादा खरीदते हो? ज्यादा खरीदते हो। परचेज आ गया मोर, ठीक। यार हाँ जी समझ में आ गया कि जब करेंसी एप्रिशिएट होती है तो हम ज्यादा खरीदते हैं, खरीदने वाली बात समझ में आ गई? सिमिलरली बेटा अगर आपको चीज बेचनी है, नाउ यू आर सेलर, आपको कोई चीज सेल करनी है, आपको चीज बेचनी है, हम एक सेलर हमेशा ये चाहता है कि उसकी चीज महंगी बिके सो दैट उसको प्रॉफिट हो। अगर उसकी चीज पहले 70 रुपीज की बिकती थी और अब उसकी चीज 60 रुपीज की बिकती है तो वो चाहेगा कि उसकी चीज अभी ज्यादा ना बिके क्योंकि उसको इतना प्रॉफिट नहीं होगा, तो ही वांट टू सेल लेस, ठीक है। अब सेलिंग को एक्सपोर्ट कहते हैं और परचेजिंग को इम्पोर्ट कहते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक ये पूरी स्टोरी का हमारा ये बनता है कि अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट होती है, करेंसी अगर एप्रिशिएट होती है तो इम्पोर्ट बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट घट जाते हैं। ये बात स्टोरी है, पूरी स्टोरी समझ में आ गई? सिमिलरली अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो आपके इम्पोर्ट उल्टा हो जाएगा,
इंपोर्ट कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ फोकस ऑन दिस। हमें पता है नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला, किसी बच्चे को पता है नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला? नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है, ये चल ही नहीं रहा। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, राइट? अब मुझे ये बताओ, बहुत ध्यान से सोच के बताना, इस क्वेश्चन में आपके एक्सपोर्ट यानी ये पॉजिटिव वैल्यू घट रही है, पॉजिटिव वैल्यू आपकी घट रही है और ये नेगेटिव वैल्यू आपकी बढ़ रही है, यही हो रहा है ना? अगर ऐसा हो, पॉजिटिव वैल्यू घटे नेगेटिव वैल्यू बढ़े, तो ओवरऑल वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव में जाएगी। इसका हम ये मतलब मैं कह लूं कि घट जाएगी, ओवरऑल वैल्यू जो है वो घट जाएगी। आपने कहा नेगेटिव में चली जाएगी। नेट एक्सपोर्ट अगर नेगेटिव में जा रहा है, नेट एक्सपोर्ट विल डिक्रीज। हम कह रहे हैं नेट एक्सपोर्ट घट जाएगा। अगर नेट एक्सपोर्ट घट रहा है तो हमें ट्रेड में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? तो हम क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इन डेफिसिट, घाटे में जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार शेष, जो व्यापार शेष है वो घाटे में जाएगा। ये पूरी स्टोरी समझ में आई? ठीक है, तो अब हमने फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला? अब इसका उल्टा हो जाएगा डेप्रिसिएशन में। हमने फाइनल कंक्लूजन ये निकाला कि अगर जो नेट एक्सपोर्ट होता है वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। अगर करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो क्या होता है? हमारे एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो घट जाते हैं, इंपोर्ट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हमारी पॉजिटिव, उल्टा लिख दिया मैंने शायद, हाँ जी। अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट्स हमारे घट जाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट्स घट जाते हैं, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी बेटा? ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम कहेंगे नेट एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज। और जब नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर रहा है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इन सरप्लस। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? ये कैसे चमत्कार हो गया? पूरी 64 क्लास, 64 के 64 बच्चे क्लास में आज, ये तो मिरेकल हो गया। असेसमेंट की धमकी इतनी काम कर गई। हाँ, मैं कह तो रही हूँ असेसमेंट की धमकी इतनी काम कर गई। चलिए, अच्छी बात है, पूरी क्लास ज्वाइन कर रही है। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? तो ये जो पेज है ना बेटा, ये पूरा पेज जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है,
ये समझ लो इस चैप्टर से अगर कोई पूछा जाएगा तो वो ये वाला पेज है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि एप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारा ट्रेड सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है। ये पूरी बात समझ में आ गई आप सबको? बढ़ूं आगे? इरेज कर दूं इसे? आवाज आ रही है बेटा? ये अटेंडेंस क्यों देने शुरू कर दिया आप लोगों ने? किसने कहा अटेंडेंस देने को? छोटे बच्चे? कौन से छोटे बच्चे हैं भाई? 9th क्लास? नाम बताओ जरा। कौन है 9th का? 12th की क्लास चल रही है ये? प्रिया कुमारी? कुमकुम के नाम से कौन है? कुमकुम तो है नहीं इसमें। चलिए, लीव कर दिया ना उन्होंने? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अब हम करते हैं हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम। ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। हमारा जो एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं ना बेटे, दो तरीके के सिस्टम है हमारे पास, ठीक है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसकी स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ये टाइप नहीं हो रहा है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट म्यूट करिए बेटा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देखिए बेटा, नाम से समझ में आ रहा है फिक्स, जैसे गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। ये लक्ष्मी, तुलसी सबके कैमरा ऑफ है, इसको बोलेंगे स्थिर विनिमय दर। पता नहीं आज टच में क्या प्रॉब्लम है, टाइप नहीं हो रहा ठीक से। लिख लो बेटा आप, स्थिर विनिमय दर, और इसको बोलेंगे लोचशील विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर क्या होता है बेटा? जो एक बार सरकार ने फिक्स कर दिया, ठीक है? नाम में ही फिक्स है, इसका मतलब जिसे गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, फिक्स्ड बाय तो बहुत ही हद हो गई, फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है? और फ्लेक्सिबल वो होता है
जो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होता है। मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन मतलब मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। अगर मार्केट में अप एंड डाउन होते हैं तो उन सब चीजों से इस रेट पर फर्क पड़ता है। तो ये जो होती है डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस यानी जो हमारी बाजार शक्ति होती है उनके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। और बाजार शक्तियाँ क्या है? हमारी मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, करेंसी की मार्केट में कितनी डिमांड है, करेंसी की मार्केट में कितनी सप्लाई है, उसके हिसाब से ये एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स किया जाता है, फ्लेक्सिबल वाला। लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट वो होता है जो मार्केट में अप एंड डाउन आने से अफेक्ट नहीं होता। ये जो होता है नॉट अफेक्टेड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट में जो भी अप एंड डाउन आ रहे हैं, मार्केट में जो भी बदलाव हो रहे हैं, उन सब से फिक्स एक्सचेंज रेट को कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और अगर फ्लेक्सिबल की बात करेंगे तो अगर मार्केट में कुछ भी अप एंड डाउन हो रहे हैं, कुछ भी मार्केट में बदलाव आ रहे हैं, जैसे मार्केट उछाल करती रहती है ना, कभी कहते हैं मार्केट में उछाल आ गया, कभी कहते हैं मार्केट डाउन हो गई, ये हम बोलते रहते हैं। मैंने आपको बिजनेस साइकिल सिखाई थी ना। तो ये जो मार्केट में अप एंड डाउन होते हैं, इसका सीधा इफेक्ट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे पड़ेगा, लेकिन इन सबका सीधा इफेक्ट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, इरेज कर दूं। अभी जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है बेटा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर हमारे दो सिस्टम आते हैं, ध्यान से सुनेंगे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर क्या हुआ सलोनी? माइक ऑन हो गया और गाना चल गया। तुषार के नाम से सलोनी है ना? सलोनी सिर्फ सामने बैठी है, मुझे लग नहीं रहा वो मुझे सुन रही है ना सलोनी? मैं कह रही हूँ आप मुझे सुन थोड़ी रहे हो, आपका ध्यान तो आपके साथ में जो है वहाँ है आपका फोकस। बेटे ऑनलाइन क्लास का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपने घर वालों के साथ मस्ती करते रहो, छोटे भाई बहनों के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ। बट आई वॉज फोकसिंग यू फ्रॉम सो मैंने, मतलब बहुत देर से मैं आपको देख रही हूँ, आपका ध्यान जो है वो पढ़ाई में नहीं है। अगर आप कंटिन्यूसली मुझे सुनोगे ही नहीं तो फिर आप कितना मर्जी बुक पढ़ लो, आपको लेसन याद नहीं होगा। चलिए बोर्ड पे देखेंगे तो हमारे जो फिक्स एक्सचेंज रेट होते हैं वो दो सिस्टम होते हैं बेटा। एक होता है, ध्यान से सुनेंगे, ब्रेटन, ये हिंदी में भी यही बोलेंगे इसे, ब्रेटन वुड सिस्टम। हिंदी में ऐसे लिखेंगे, ब्रेटन वुड प्रणाली। और दूसरा है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम यानी स्वर्ण प्रणाली। ठीक है, इसको प्लीज ध्यान से सुनेंगे बच्चे। ब्रेटन वुड एक आदमी का नाम है, ठीक है। ब्रेटन वुड ने कहा था अगर हम किसी एक देश की करेंसी किसी दूसरे देश की करेंसी के साथ फिक्स कर दें, मतलब एक देश को ना स्टैंडर्ड बना दो, जो हमें लगता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे डेवलप्ड है, सबसे ज्यादा टिकाऊ देश है, उसको एक बेस बना लो, जैसे यूएस को बना दिया। अब अगर हमें किसी भी कंट्री की करेंसी चाहिए तो हम पहले अपनी करेंसी को उस स्टैंडर्ड कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज करेंगे, उसके बाद हमें दूसरे देश की करेंसी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मुझे
यूरो चाहिए, यूरो, ठीक है, मुझे यूरो चाहिए, ऐसे ई करके होता है इसका साइन, ऐसे करके, ये यूरो का साइन है, मुझे ये करेंसी चाहिए और मेरी करेंसी क्या है, रुपीज। मैंने कौन सी कंट्री को बेस कंट्री बना दिया, उसकी करेंसी क्या है, डॉलर। तो मैं क्या करूंगी, मेरे को रुपीज से सीधा यूरो नहीं मिलेगा। ब्रेटन वुड के अंदर मैं पहले अपनी करेंसी को डॉलर में बनाऊंगी और फिर डॉलर से मुझे यूरो मिलेगा। समझ में आ गया? मान लो जैसे किसी की एक कंट्री की करेंसी है टका, टका को यूरो चाहिए, तो टका यूरो नहीं ले सकता डायरेक्टली, टका पहले बेस कंट्री को करेंसी चेंज करेगा, डॉलर में कन्वर्ट करेगा और फिर डॉलर से उसे यूरो मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है आपको कोई भी करेंसी आपके पास और आपको कुछ और चाहिए, तो आप उस करेंसी को पहले डॉलर बनाओगे, यानी जो आपने बेस कंट्री ली है, और फिर उस कंट्री की करेंसी से आपको अपनी जो दूसरी करेंसी चाहिए वो मिलेगी। समझ में आ गई बात? ये जो वंशित के नाम से बच्चा है बेटा, बहुत नींद आ रही है, रात को देर से सोए थे? हाँ, आप इतनी देर से तो बात ही ले रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ। ध्यान दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बुक में पढ़ने से नहीं आएंगी, ठीक है। और दूसरी बात, आपका एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू पेपर में यही छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाएंगी। अगर आप यहाँ ध्यान से सुन लोगे ना, आपको फिर एमसीक्यू की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड पे। गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता है, यहाँ पर हम गोल्ड को फिक्स कर देते हैं, यानी अगर किसी भी कंट्री को दूसरे कंट्री की करेंसी चाहिए तो आपने क्या करना है, उसे गोल्ड के साथ फिक्स कर देना है। मतलब आप हर कंट्री, क्योंकि देखो गोल्ड एक ऐसी चीज है, गोल्ड को क्या कहते हैं, गोल्ड को बोलते हैं येलो मेटल, गोल्ड को हम येलो मेटल कहते हैं। और येलो मेटल जो होती है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। जैसे अगर आप पाकिस्तान जाओगे तो क्या वहाँ रुपया चलेगा, अगर आप यूएस जाओगे वहाँ रुपया चलेगा, आपको डॉलर लेके जाना पड़ेगा। अगर आपके पास डॉलर है, क्या डॉलर पाकिस्तान में चल जाएगा, नहीं चलेगा। यानी जिस कंट्री में आप हो आपको वहीं की करेंसी चाहिए, राइट। लेकिन गोल्ड, अकेला गोल्ड एक ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड में चलता है। अगर आपके पास गोल्ड है, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हैं, आप गोल्ड देकर वहां की करेंसी ले सकते हो, ठीक है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में हर करेंसी को गोल्ड के साथ फिक्स कर दिया है, हर करेंसी को गोल्ड के साथ फिक्स कर दिया कि अगर आपको अपनी करेंसी चाहिए, ये करेंसी चाहिए तो इतना ग्राम गोल्ड दो, ये करेंसी चाहिए तो इतना ग्राम गोल्ड दो, यानी हर करेंसी को गोल्ड के साथ फिक्स किया गया है। समझ में आया? क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हर जगह अलग है, हर जगह की ये नहीं है। देखो मैं वही समझाने जा रही थी, कितना लिख लिया, इरेज कर दूं? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो मुझे डॉलर चाहिए, ठीक है, तो डॉलर ने कह दिया कि अगर आपको $1 चाहिए तो आपको 5 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा।
समझ में आ गया? ठीक है, किसी और ने क्या कहा? मैं ऐसे अंदाजे से लिख रही हूँ, मैं कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लिख रही। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे 1 यूरो चाहिए तो किसी ने कह दिया 2 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा, मतलब ये फिक्स होता है। ये आप नेट पे चेक कर लेना कि क्या रेट चल रहा है, ये मैंने यूं ही लिख दिया है कंसेप्ट समझाने के लिए। समझ में आ गई बात कि यहाँ पर हमने हर कंट्री की करेंसी को गोल्ड के साथ फिक्स कर दिया कि आपको जो करेंसी चाहिए इतना ग्राम गोल्ड दो और वहां की करेंसी ले लो। समझ में आ गई बात? हाँ जी बेटा बोलो। नहीं, ओनली ओनली गोल्ड इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओनली गोल्ड। सभी मेटल्स हर जगह एक्सेप्टेड नहीं है, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री वहाँ पर कौन सी मेटल चलती है कौन सी नहीं चलती, लेकिन सिर्फ एक गोल्ड ऐसी मेटल है जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट की जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। ओके।